नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंचे। इसमें ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। G7 देशों के नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्षेत्र में ताजा घटनाक्रम के बीच सम्मेलन छोड़कर लौटे। भारतीय दूतावास ने इजरायल और ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए तेहरान से विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। मौसम विभाग का गुजरात और सौराष्ट्र के में कच्छ में अगले 24 घंटे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और उत्तराखंड में आयोजित चौथी KIO राष्ट्रीय सब जूनियर कैडेट्स और जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2025 में अरुणाचल प्रदेश ने 13 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात कनाडा के कानानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी 2 दिन की कनाडा यात्रा पर सवेरे कैलगरी पहुंचे। प्रधानमंत्री ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेंगे। वे लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि वे शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मिलेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सम्मेलन के दौरान वे अल्प विकसित और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर भी जोर देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित अन्य नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब पहुंचेंगे। क्रोएशिया में भारतीय समुदाय के लोगों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ज़ाग्रेब में एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी अभिषेक चौहान ने आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और गहरे होंगे। ज़ाग्रेब में IT प्रोफेशनल सम्राट ने बताया है कि उन्हें खुशी है कि छोटे महत्वपूर्ण देशों में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली क्रोएशिया यात्रा होगी। G7 देशों के नेताओं ने इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया। G7 के नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। ईरान को क्षेत्र में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत बताया गया है। समूह ने क्षेत्रीय तनावों के बीच नागरिकों की सुरक्षा के महत्वपूर्ण पर जोर दिया है। नेताओं ने आशा व्यक्त की है कि गाजा में युद्ध विराम कराने के प्रयासों सहित ईरान संकट को हल करने में पश्चिम एशिया में व्यापक शत्रुता को कम करने में मदद मिल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के बीच में ही छोड़कर वाशिंगटन लौट गए हैं। व्हाइट हाउस ने बताया है कि इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संघर्ष के मद्देनजर ट्रंप ने यह फैसला लिया है। विश्व नेताओं द्वारा पश्चिम एशिया में तनाव कम करने का आग्रह करने वाला संयुक्त बयान जारी करने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप इस बैठक में अमेरिका रवाना हो गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि ट्रंप ने साथ ही G7 नेताओं से कहा था कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए चर्चा चल रही है। हालांकि श्री ट्रंप ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कि उनके जाने का युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। श्री ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सभी लोगों से ईरान की राजधानी तेहरान छोड़ने का अनुरोध किया है। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा कारणों से भारतीय विद्यार्थियों को शहर से बाहर भेज दिया है। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि जिन नागरिकों के पास आने जाने की अपनी व्यवस्था है, उन्हें भी स्थिति को देखते हुए शहर से बाहर जाने को कहा गया है। कुछ भारतीयों को आर्मेनिया से लगने वाले सीमा से ईरान से बाहर निकालने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटों का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-118-797 और अन्य नंबर है 911123012113। इस बीच इजरायल की सेना ने कल रात
ईरान में 30 ड्रोन को रोकने और नष्ट करने का दावा किया है। इजरायल रक्षा बलों ने बताया है कि ईरान ने इजरायल की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइलों को भी दागी है। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और पाकिस्तान सहित 20 अरब और मुसलमान देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान और इजरायल के हमले की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान में तनाव कम करने का आह्वान किया है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायली कैट्स ने स्पष्ट किया है कि इजरायल का तेहरान के निवासियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हरियाणा के मानसेर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने बताया है कि अब कुल 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल तैयार हो चुके हैं, जिनमें जल्दी ही सेवाएं शुरू की जाएगी और सरकार का मल्टी मॉडल नेटवर्क बनाने का सपना भी साकार हो जाएगा। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला लाया है। इस कड़ी में आज हम सभी के लिए किफायती और स्वास्थ्य सेवा पर जानकारी दे रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख पहलों ने लगभग 55 करोड़ लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जबकि आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और इससे अधिक की आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को आधुनिक बनाया है, जिसके अंतर्गत 78 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर में असम में पहले एम्स सहित कई राज्यों में एम्स की स्थापना और विस्तार, विकेंद्रीकरण और चिकित्सा शिक्षा के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पहला मामला दर्ज होने से पहले हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग से लेकर वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन भी किया। तुरंत देशव्यापी लॉकडाउन लगाने तक त्वरित और सहित कदम उठाए गए। इसके अलावा कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुचारू रूप से वैक्सीन वितरण सुनिश्चित किया गया। 2020 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई, जबकि ई संजीवनी ने टेली कंसल्टेंसी को सक्षम बनाया, जिससे मरीज घर से ही चिकित्सकों से जुड़े रहे हैं। सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में भारत की स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का विस्तार करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में आज योग बंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना सहित विभिन्न देशों के मुख्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गुजरात में हाल में हुए विमान हादसे के बाद आज लगभग 162 मृतकों के डीएनए नमूनों की पहचान कर ली गई है। राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने आज सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। आज दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन सभी को ये याद दिलाने का अनूठा अवसर है कि भूमि संरक्षण को रोका जा सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जोधपुर में कहा है कि मनुष्य सब कुछ विकसित कर सकता है, लेकिन प्रकृति का विकल्प नहीं बना सकता। इसलिए प्रकृति के दोहन के साथ साथ संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है। मौसम विभाग ने आज गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज आंधी चलने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में शुक्रवार तक आंधी और तेज हवाओं की स्थिति बनी रहेगी। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों पाके केसांग, पापुम-पारे, लोअर दिबांग वैली और लोहित के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, अंजाव, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। और उत्तराखंड में आयोजित चौथी केआईओ राष्ट्रीय सब जूनियर कैडेट्स और जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2025 में अरुणाचल प्रदेश ने 13 पदक जीते हैं। पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य शामिल है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने चैंपियनशिप में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों और अरुणाचल प्रदेश एमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मैन ने कहा, ये पदक खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।